संभाल नहीं रहे क्या?
Okay, welcome to everyone. टेम्पल एकेडमिक सेक्शन। आज का हमारा सेक्शन वैसे खजुराहो के टेम्पल पर है, कंडरिया महादेव टेम्पल। तो आप एक स्क्रीन में एक इमेज देख रहे होंगे। लक्ष्मी जी हैं वो, जो विद इन अ गवर्नमेंट साड़ी पहनी हुई है उन्हें। आप में से कई लोगों ने वैसे सवाल उठाया था कि मिथुन आकृति या खजुराहो के टेम्पल में बहुत मतलब नीवस्त्र कल्चर भी है। तो मैं ये भी दिखाऊंगा कि नीवस्त्र कल्चर भी है, मतलब सॉरी नीवस्त्र कल्चर है बिना वस्त्र के भी, और जो वॉरियर कल्चर है वो भी। और हमारे पहले मैं आपको क्लोथ्स के बारे में बताऊंगा, फिर मैं खजुराहो के मेन टेम्पल के बारे में बताऊंगा। तो हम पहले क्लोथ्स के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एक लक्ष्मी जी हैं, उनने साड़ी पहनी हुई है। हमारे यहाँ संस्कृत में ओल्डेस्ट वर्ड कपड़े के लिए वस्त्र वर्ड मिलता है, जो वेदास में मिलता है, ऋग्वेद में। तो हम देखते हैं एक बार। आप एक ओके, तो हम भारतीय संस्कृति को अगर देखें, हड़प्पन टाइम से हमें एविडेंसेस मिलते हैं साड़ी के। लेकिन मैंने टाइम सीमित होके मैंने कुछ ही सिविलाइजेशन मतलब कुछ ही हमारी टाइमलाइन के हिसाब से मैंने कपड़े लिए हैं, मतलब वस्त्र के बारे में मेंशन किया है। तो हम देखते हैं। तो आप एक सामने एक इमेज देख रहे हैं, भरूच स्तूप से है। इसमें नीचे की तरफ अगर आप देखिए, ये ये एक फॉरेनर की इमेज है। टूम टाइम में वैसे भी कहा जाता है फॉरेनर्स का आना बंद हो गया था, तो ये एक एविडेंस है कि फॉरेनर्स का आना फिर भी जारी था एज अ टूरिस्ट। और उसके नीचे अगर आप सिंबल दीजिए, नंदी पट या ट्री यतन है, बुद्धिज्म में एक इम्पोर्टेंट सिंबल होता है, मैंने आपको कल बताया भी था। वैसे अगर मैं सिंबोलिज्म के बारे में बताऊं, ट्री ज्वेल कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो कई बार ये मुझे हड़प्पन सिंबल्स में भी मिलता है, तो मैंने आपको दिखाया भी था कल। ये मुझे कई बार ओम सिंबल की तरह भी दिखता है। अगर आप इसको जस्ट उल्टा करेंगे तो ये ओम सिंबल की तरह दिखेगा। तो ये इसकी एक खासियत है। हड़प्पन में भी ओम का एविडेंस मिल चुका है, अगर किसी को पता हो तो स्टडी करिए। वैसे मैं आपको दिखा दूंगा आगे। तो हम देखते हैं बाकी के क्लोथ सिस्टम। हर जगह एक क्लोथ अपनी देश की वेशभूषा को बताता है। तो जैसे ये फॉरेन क्लोथ दिखा रहा है कि ये फॉरेन आदमी है। हमारे सामने एक इमेज है गुप्ता टाइम की कल्चर की, जिसने पूरे कुछ कपड़े नहीं पहने हैं, वो पूरी तरह से निवस्त्र है। ये इंडियन कल्चर का एक ओल्ड स्टाइल है, जिसमें मैं कह सकता हूँ क्लोथ थे लेकिन ट्रांसपेरेंट थे। ऊपर का एरिया ज़्यादातर कवर नहीं होता था। तो मैं अगर आपको हाईलाइट करूँ, यहाँ का एरिया ज़्यादा कवर नहीं होता था। इसको ब्रेस्ट ज्वेलरी कहा जाता था। SP गुप्ता की किताब में इसका वर्णन भी है। हम आगे इसके खजुराहो के कल्चर में डिस्कशन में लाएंगे इसके बारे में। तो मैंने इसलिए हाईलाइट करा है। तो आप जस्ट एक और चीज़ देखिए, मैंने आपको बताया कि इन कपड़ों में कोई आपको खासियत, मतलब कोई कपड़े या बिल्कुल ही निवस्त्र दिख रहे हैं। तो हम जैसे इसका एक बार इमेज देखते हैं क्लियर रूप। ये इमेज की एक एनिमेटेड इमेज है। कपड़े की दो पार्ट हैं जो नोटिस नहीं करते हैं। हमारी भारतीय साड़ी इसी से बनी है। ऊपर का हिस्सा उत्तरिया, जो आज चोली का रूप ले लेता है।
नीचे का रूप अंतर्या। अब और यहाँ पर जो होता है, कभी जो पूरा हिस्सा कवर होता है नेवल का पोर्शन इधर वाला, इन सबको पूरा जोड़ के एक वस्त्र बनता है, कभी कभार उसको एक वस्त्र भी कहते हैं, या साड़ी के 3 पार्ट करते हैं तो उसको सटीक उस कपड़े में भी बांटते हैं, तो तब जाके आपकी साड़ी का एवोल्यूशन होता है। तो ये आपका साड़ी का जस्ट बिगनिंग है। वैसे तो हमें हड़प्पन टाइम से मिल जाता है, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा टाइम की सीमा होके इस स्टेज से बता रहा हूँ। तो हम आगे का देखते हैं। मैं आपको एक वस्त्र दिखा देता हूँ। द्विवस्त्र भी है, लज्जा वस्त्र भी है, त्रिवस्त्र भी है, मतलब 3 वस्त्र के कपड़े के सम्मिलन में। साड़ी वर्ड जो सटी वर्ड से बना है, सटीक वर्ड से, सटी मीनिंग शिफ्ट होता है। तो ये पूरा वर्ड एक वस्त्र है। पूरा मॉडर्न साड़ी आपकी इसी से बनी हुई है। अगर आपको साड़ी के बारे में और जानना है तो पहले जो हमारे यहाँ साड़ी चलती थी, 9 वाड़ी साड़ी, तो 9 गज की होती थी। तो अपने इंडियन हिस्ट्री में 9 गज की साड़ी के बारे में बहुत बड़ा इतिहास है, हम लिंक शेयर कर देंगे। वैसे तो एज पर द ब्रिटिश रिकॉर्ड, झांसी की रानी ने भी 9 गज की साड़ी से युद्ध लड़ा था, वॉर लड़ा था। तो ये ब्रिटिश रिकॉर्ड के हिसाब से है। तो ये मेन एक इंफॉर्मेशन है। और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बाकी की क्लोथ्स के बारे में बात करते हैं। कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे मैं इंडियन आर्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, कल्चर के बारे में, क्योंकि ये आप पे आने वाली टॉपिक के बारे से जुड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूँ आप इंडियन आर्ट्स के बारे में भी कुछ जानें, क्योंकि ये टेम्पल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो हम देखते हैं, एक इमेज है अरटेश्वर टेम्पल से। मैंने कल बताया भी था, ये चोला का टेम्पल है। यहाँ पे एक लॉर्ड शिवा की कहानी है जो मैंने आपको कल सुनाई भी थी। तो ये इमेज देख सकते हैं आप। मैं स्टोरी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था। ये नीचे वड़ा अवतार है, ये लॉर्ड ब्रह्मा है, और ये विष्णु जी हैं, एंड ये लॉर्ड शिवा जी हैं, लॉर्ड शिवा हैं। तो स्टोरी आपको याद ही होगी, शिवलिंग की फर्स्ट अपीयरेंस शिव पुराण में ऐसी हुई थी। तो ये चोला टेम्पल के एक अरटेश्वर टेम्पल है। मैंने बताया भी था कि चोला के टेम्पल के और भी मेन टेम्पल्स हैं, तो ये उनमें से एक टेम्पल है। तो हम अगर देख पा रहे हैं, लॉर्ड शिवा ने जटा मुकुट पहना हुआ है, या इसको जटाधारी भी कहते हैं। और बाकी जो देवता हैं उनने कीर्ति मुकुट पहना हुआ है, आगे भी हम देखेंगे। ये मैं आपको ब्रीफली दिखा रहा हूँ। ये आइकनोग्राफी में देखने का एक तरीका होता है कि कौन से देवता ने कौन सा मुकुट पहना है। लॉर्ड शिवा आपका जटा मुकुट पहनते हैं। तो हम मुकुट की भी बात कर रहे थे, तो मुकुट पर आ जाते हैं। जितनी भी इंडियन वुमेन गॉडेस होती है वो कर्ण मुकुट पहनती है, कर्ण मुकुट। और लॉर्ड गणेशा भी कर्ण मुकुट पहनते हैं। तो ये कर्ण मुकुट है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे सामने की तरफ आप लॉर्ड शिवा देख रहे हैं, इनने जटा मुकुट पहना हुआ है, जटाएं आ रही हैं। तो ये इसलिए इनका जटा मुकुट कहा जाता है, जटाधारी भी इनको कहा जाता है। तो ये लॉर्ड शिवा का एक मतलब लॉर्ड शिवा अपीयरेंस है। तो हम और भी मुकुट देख लेते हैं। तो अभी आप जो मुकुट देख रहे हैं वो विष्णु जी के ऊपर है। तो ये जो है करण मुकुट है। एंड देन ये गुप्ता टाइम का एक हेयर स्टाइल है पॉपुलरली। ये परशुराम जी का, मतलब परशुराम जी हैं, लॉर्ड परशुराम जी। तो
मैं ऐसे 1 मिनट। तो ये लॉर्ड विष्णु कीर्ति मुकुट में है, ये इनकी खासियत होती है। इनके नीचे अगर आप देख रहे हैं, वैसे तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर कोई आइकोनोग्राफी के हिसाब से देखना चाहता है, ये अयुध पुरुष कहलाते हैं। इनको मधु राक्षस भी कहते हैं, मधु कीटक, विष्णु जी के कान से निकले थे कहते हैं। तो इनको अयुध पुरुष या मधु कीटक से भी कहा जाता है। तो हम आगे देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, एक आकृति दिख रही होगी आपको बड़ा अवतार की। ये अगर आइकोनोग्राफी के बेसिस पर देखें तो इसको एंथ्रोमॉर्फिक फिगर कहते हैं, एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर। तो बड़ा अवतार के आप दो रूप में अगर इमेज बनाते हैं इस कल्चर में, जब जानवर की आकृति आती है तब ज्यूमॉर्फिक कहते हैं, और जब इंसान की आकृति आती है तब एंथ्रोपोमॉर्फिक कहते हैं। मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है इंग्लिश में लिख के। ये सारी गुप्ता टाइम की इमेज है, अगर आपको पता भी करनी है। एक ईरान मध्य प्रदेश से सारे कल्चर है। मैं आगे इनके बारे में पढ़ाऊंगा भी। एंड ये भी मध्य प्रदेश से, इसे ज्यूमॉर्फिक कल्चर कहते हैं। सो दिस इज ज्यूमॉर्फिक। तो अब हम जस्ट ओके इधर आ जाते हैं। आपके सामने एक चोला स्कल्पचर दिख रहा है, जो जहाँ पर पार्वती जी हैं, जो पार्वती जी हैं करण मुकुट पहने हुए। इनके साइड में अगर आप जस्ट ब्रेस्ट पोर्शन के पास देखिए, एक धागा नजर आ रहा है। इसको यज्ञोपवीता या सीक्रेट थ्रेड या जनायु कहते हैं। जनायु आप सबको पता होगा। जनायु के वैसे 3 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं वैसे। वो 4 पार्ट आपके वेदास को दिखाते हैं। बीच का पार्ट उसकी गांठ होती है, तो 3 धागे होते हैं और बीच में गांठ होती है। गांठ अथर्ववेद को दर्शाता है। तो ये एक रिलीजियस नॉलेज के बारे में है। और जनायु क्या दिखाता है कि जो कर्म कांड या ब्राह्मण की जो वेद और इन सब की नॉलेज रखता है, तो उन लोगों को दर्शाता है। तो इस टाइम वुमेन एजुकेशन सिस्टम चल रहा था। एक आप देख पा रहे हैं चोला टाइम की वुमेन है जो एजुकेटेड है, पार्वती गॉडेस दिखाई हुई है। और एक आप देख पा रहे हैं खुजराव का स्कल्पचर है साइड में इधर, जो किताब में कुछ मतलब एक डायरी में कुछ लिख रही है। तो वुमेन लिटरेट है, इससे साफ पता चल रहा है। मतलब इंडियन एजुकेशन में कहते हैं कि पुराने टाइम पर एजुकेशन सिस्टम नहीं था, तो इससे पता चलता है एजुकेशन सिस्टम था। मेडिवल टाइम में कुछ जगह एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही बंद हो गया था। तो ये इसका एविडेंस है। और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हाईलाइट्स करता हूँ। वुमेन फ्रीडम के बारे में हम चीज़ें हाईलाइट्स करें कुछ। ओके तो ये सीक्रेट थ्रेड उपकविता या यज्ञोपविता भी कहते हैं इसको। नीचे आप एक बैंगल देख रहे हैं, लिटरेचर में इसका नाम आता है संगपविता। मैंने ये आर्कियोलॉजी में बहुत देखी है, और सांची के स्कल्पचर में भी अवेलेबल है। और शायद से मेरे ख्याल से राजस्थान में अभी भी संगपविता पत्र जो स्कल्पचर है वो चलता है। इसको इंग्लिश में सेल बैंगल कहते हैं, अगर आपको पता ना हो तो इंग्लिश में इसको सेल बैंगल कहते हैं। आपने कई बार हड़प्पन सिविलाइजेशन में नाम सुना होगा कि सेल बैंगल्स के एविडेंस मिले हैं। तो मैं एक एविडेंस दिखा देता हूँ आर्कियोलॉजी में। ऊपर की तरफ सेल बैंगल्स का एविडेंस है हड़प्पन एरिया से, हड़प्पा सभ्यता से। अनफिनिश्ड सेल बैंगल्स है, जोनाथन मार्क के ने इनकी स्टडी करी हुई है। तो
हमारा जो आज का टॉपिक है खजुराहो, और उसके बाद की 3 टॉपिक्स में मैंने बांटा है। तो आज तो मैं केवल खजुराहो का मेन कंडेरिया महादेव टेम्पल कवर करूंगा और इसके कल्चर इंपॉर्टेंस और इसका एस्ट्रोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, क्योंकि इसके साथ मैंने 64 योगिनी टेम्पल भी जोड़ा है। आपने से कई लोगों का सवाल था योगिनी टेम्पल का क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो इसी टॉपिक में है अवेलेबल, इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहता उसको। तो हम आ जाते हैं। टोटल मिलाकर यहाँ पे 84 टेम्पल थे एज पर दी अकाउंट्स ऑफ अरेबिक अकाउंट, अलबुरुनी और इन सब इब्न बटूता के अकाउंट्स के हिसाब से। अगर हम इब्न बटूता या अलबुरुनी के अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पर 84 करीबन मसोलियम थे। मंदिर को उनने मसोलियम लिखा है, मस्जिद का एरिया लिखा है। तो आप समझ सकते हैं क्या रीजन हो सकता है, उनके कल्चर के हिसाब से मंदिर ही मस्जिद है। और मेन चीज जो थे यहाँ पर आज 23 टेम्पल बचे हुए हैं एस्ट्रोनॉमी के, सॉरी 23 टेम्पल्स बचे हुए हैं। डिस्कवरी चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री है, उसमें करीबन 70 टेम्पल उनको मिल चुके हैं। और एक सिवन डुवे करके एक आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं जो खजुराहो टेम्पल्स पर काम करें, उनने और टेम्पल्स भी ढूंढे हैं। तो डेफिनेटली हम 84 तक शायद से एक दिन ढूंढ लें। और यहाँ पर जो सबसे पुराना टेम्पल है वो 64 योगिनी और लालगुना महादेव टेम्पल है। यहाँ पर जो पुराने टेम्पल है वो ग्रेनाइट के बने हैं और बाकी सब सैंडस्टोन के बने हैं। शुरुआत में इनको ग्रेनाइट की खान मिल चुकी थी, तो ग्रेनाइट के बनते थे। बाद में पन्ना यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर सैंडस्टोन अवेलेबल था, तो वहाँ से टेम्पल सैंडस्टोन के टेम्पल बनने शुरू लगे थे। यहाँ पर जितने भी टेम्पल है उसकी जो प्लेटफॉर्म है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है, और जो नए टेम्पल्स हैं उसके जो नए टेम्पल्स के जो टेम्पल्स हैं उसके केवल प्लेटफॉर्म ग्रेनाइट के, और ऊपर वाला टेम्पल का हिस्सा सैंडस्टोन का है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और अभी तक मैं आपको बता दूं सारे टेम्पल के मैंने बनाने की टेक्निक सब कुछ बताए हैं। तो मतलब आप टीवी सीरियल की तरह मैंने नहीं कराया कि मतलब बाहर से ऊपर से धरती से लोग आए थे एंशिएंट एलियन वो बना के गए थे, ऐसा मैंने कुछ नहीं दिखाया है। पूरी मिस्ट्री मैंने सॉल्व कर दी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक प्रॉब्लम है खजुराहो टेम्पल में, कभी आप जाए तो नोटिस करिए। वहाँ पर हमारे यहाँ कुछ गलती हो जाती है, मैंने बताया है। वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट गए थे, कृष्ण देव जी हैं, तो उस टाइम वास्तुशास्त्र की इतनी नॉलेज नहीं थी, तो वहाँ पे एक नंदी मंडप था, उनने उसको नंदी मंदिर लिख दिया। मैंने बताया भी था कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, उनने नंदी मंदिर लिख दिया। वड़ा मंडप था, वहाँ पर उनने वड़ा मंदिर लिख दिया, जबकि उसका मुख विष्णु की तरफ शो करा। तो इन टेम्पल्स इन मंडप की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस भी है, जो मैं आपको हाईलाइट करूंगा। वैसे तो ये टेम्पल की जो खासियत है, सबसे बड़ी खासियत जो लोगों को जाननी चाहिए थी, बाद में ये डिस ब्यूटिफिकेशन मतलब बहुत बुरी ब्यूटिफिकेशन का पार्ट बन गया। यहाँ पर एक शिवरात्रि आपका एक त्यौहार होता है और एक होली का त्यौहार होता है। तो यहाँ पर एक यात्रा चलती थी इन मंदिरों के लिए मध्य प्रदेश में। तो टीएस बर्ट ने इन टेम्पल को ढूंढा था, वैसे तो उनने ढूंढा नहीं था, वो जंगल में ये मंदिर थे। और जब शिवरात्रि का महीना था, वो आर्कियोलॉजी में कुछ नाम कमाना चाहते थे, तो वो ऋषि मुनियों का रास्ता पकड़ के पीछे करके चुपके से उनने ये मंदिर ढूंढ निकाले और 23 टेम्पल्स उनने ढूंढे और कहा ये टेम्पल बहुत भद्दे और गंदे दिखते थे। उस टाइम की आर्कियोलॉजी शायद से समझ नहीं पाई, वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये टेम्पल सही नहीं बने हुए थे उनके हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल ईस्ट एरिया में नहीं थे। लेटर ऑन इसका वास्तुशास्त्र एनालाइज किया गया है। सैलर स्कैनमेच और पीवी राणा सिंह नाम के आर्कियोलॉजिस्ट और सुभाष के एक यूएसए के स्पेशलिस्ट हैं एस्ट्रोनॉमी में, उनने भी इसका एनालाइज किया। अलेक्जेंडर कनिंगम की फाइल से पूरा एनालाइज किया गया है, उनकी मैप रिकॉर्डिंग से। तो हम जस्ट एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी ब्रीफ डिटेल ले लेते हैं। यहाँ का वैसे मेन टेम्पल मैंने कंडेरिया महादेव एज अ रेफरेंस दिया है। कंडेरिया का मतलब होता है केव टेम्पल ऑफ शिवा। सो ये गुफा की आकृति में है। तो हम देख लेते हैं एक बार, इसकी ब्रीफ डिटेल मैंने दी है।
यहाँ पर मैंने वैसे ही आपको शुरुआत में बता दिया 84 टेम्पल्स थे कुल मिला के। डिस्कवरी आर्कियोलॉजिस्ट में 70 टेम्पल्स मिल चुके हैं और यूनेस्को में रिकॉर्डेड 23 टेम्पल्स हैं। और मेनली यहाँ पर कुछ और टेम्पल्स भी मिले हैं खुजाऊ वर्कशॉप हुई थी बीच में, तो उसमें मिले हैं यूनेस्को के मैंने आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर टोटल 3 जैन टेम्पल्स हैं, 5 शिवा टेम्पल्स हैं एंड 8 विष्णु टेम्पल्स हैं। ये टेम्पल एक बड़ी ही एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन के हिसाब से लगे हुए हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये स्टेला स्कैमेट या पीवी राणा सिंह का एक पेपर है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उस हिसाब से ये मेंशन है। तो हम मेन रीजन देखेंगे इनका क्या कारण है। तो हम देख लेते हैं। ये अलेक्जेंडर कनिंघम का मैप है। अलेक्जेंडर कनिंघम अगर लॉर्ड क्लाइव की बात कहें तो बहुत अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट थे, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी उन्हीं को कहा जाता है। लेकिन उनकी कुछ खामियां थी। वो बुद्धिज्म के प्रति उनका बहुत लव था, क्योंकि इंडिया में उनका मानना था बुद्धिज्म ही एक ऐसा रिलीजन है क्योंकि इसने एक गॉड को मानते हैं और बाकी गॉड्स को नहीं मानते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट कर दूं, उनके हिसाब से कुछ गलतियां हो जाती थी। वैसे तो उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन भी लिख दिया था और चाइना का एरिया लिख दिया था। तो मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आप एक टेम्पल है घंटाई टेम्पल, इनने इसको बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स मार्क कर दिया था, बुद्धिस्ट टेम्पल मार्क कर दिया था। घंटाई टेम्पल वैसे जैन टेम्पल है। ये मैं इनकी जस्ट मिस्टेक कह सकता हूँ या आइकनोग्राफी के बारे में कम इंफॉर्मेशन कह सकता हूँ। तो हम आगे देखते हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया था टी.एस. बर्ट ने इस टेम्पल को ढूंढा था 1839 में। जो ऋषि मुनि शिवरात्रि के महीने में और होली के महीने में यहाँ जाया करते थे। थोड़ा ब्रीफली मैं बता देता हूँ। शिवरात्रि का महीना पार्वती और शिव की मैरिज को शो करता है, और होली का जो महीना है, होली का जो टाइम है, मतलब वो वैष्णविज्म से बहुत रिलेटेड है। शिवरात्रि वैसे फागुन के महीने में और होली चैत्र के महीने में आती है। फुल मून और न्यू मून और फुल मून का इसमें रिलेशन है, अगर आपने से कुछ लोगों को अगर आइडिया नहीं है तो। शिवरात्रि वैसे न्यू मून में आती है जहाँ तक मुझे पता है, एंड होली फुल मून में आती है। ये क्लियर हो जाता है। तो ये मेनली मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इससे आगे एस्ट्रोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है। तो वैसे तो हम वो इम्पोर्टेंस कल देखेंगे, लेकिन मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। पुराना नाम इस जगह का वैसे बुंदेलखंड या जीजाभुक्ति की कैपिटल थी, जो झांसी का एरिया है। ओके, और इसकी जो फोर्ट था कलिंजर है, और यहाँ पर काली माँ का टेम्पल है, काली और भैरव का टेम्पल है। तो बुंदेलखंड के बाद एक पास में एक जुड़ा हुआ रीजन है, अगर आप लोगों को पता हो या नहीं हो, कई इतिहासकार गलती कर देते हैं। रीवा, सतना, इलाहाबाद, ये बुंदेलखंड के एरिया में नहीं आता, ये बाघेलखंड के रीजन में आता है। अगर आपने से कोई रीवा का है तो स्पेशली उनको पता होगा। मैंने वैसे रीवा से पीएचडी करी हुई है, तो मुझे इसलिए आइडिया है। तो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो ये चंडेल टाइम के टेम्पल्स हैं, 950 से लेकर 1050 तक बने हैं। कुछ लेटर ऑन टेम्पल्स भी हमें मिले हैं। कुछ मोहम्मद गजनी जी और उनके इन्वर्जन में लॉस्ट हो गए, गजनी और गौरी के दोनों टाइम में 10, 17 और 11 तक इन्वर्जन होते रहे यहाँ पर। तो आज हमारे पास कुल मिला के 23 टेम्पल्स हैं विद इन यूनेस्को रिकॉर्डेड टेम्पल्स। बाहर की तरफ आर्कियोलॉजी को एक बड़ा सा टेम्पल बना है जिसको बीजा मंडल टेम्पल कहा गया है। वो कंडरिया महादेव टेम्पल से भी ज़्यादा बड़ा टेम्पल है। तो वो रिसेंट फाइंडिंग में 2003 में फाइंड आउट हुआ था वो टेम्पल।
तो अभी तो वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हम आगे देखते हैं। हम आ जाते हैं कंडेरिया महादेव टेम्पल पर। राजा विद्याधर जी ने इनको बनाया था। फेमस बाकी के टेम्पल विष्णु जी और शिव जी और सूर्य के टेम्पल है, और एक चौसठ योगिनी टेम्पल भी है जो मैंने आपको बताया था। तो हम इस टेम्पल की खासियत देख लेते हैं, ब्रीफली मैंने तय करी है जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो किसी को। इसका जो शिखर का एरिया है 116 फीट का है। और इसके बारे में एक चीज़, हाँ मैं मिस कर गया हूँ वैसे, लेकिन कोई बात नहीं। ये कंडेरिया महादेव की आपकी रूफ है, सॉरी हाँ रूफ है। एंड इसमें अंग शिखरा है। तो नियरली ये अंग शिखर आपके बताए गए आगे कितने हैं, कुछ 64 कुछ 84 में हैं। तो हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये कंडरिया महादेव का टेम्पल है, 116 फीट का इसका शिखर है। आप देख पा रहे हैं इसका प्लान का शिखर मैंने बनाया हुआ है, मैंने मतलब पर्सी ब्राउन की बुक से निकाला हुआ है। और इसके पास जो शिखर हैं इनको अंग शिखरा या उस श्रृंगा भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये उस श्रृंगा या अंग शिखर भी इनको कहा जाता है। तो हम एक जस्ट ओके, कंडरिया ओके, ये खजुराहो टेम्पल की लोकेशन है। थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन है कहाँ कहाँ, मतलब मध्य प्रदेश में है आपका। ये पहला ऐसा गांव है भारत में वैसे कहा जाता है जहाँ पर एयरपोर्ट है। मतलब टूरिज्म का इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि यहाँ पर पहला एयरपोर्ट है गांव के एरिया में। नागरा स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है छतरपुर एरिया के पास। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ वैसे। तो मीनिंग ऑफ खजुराहो, खजुराहो का अर्थ दो निकलते हैं। यहाँ पर कहते हैं पहले बहुत सारे खजूर के पेड़ थे, चंडेला राजा ने बहुत सारे खजूर के पेड़ लगाए थे। और एक चीज ये शो करता है स्कॉर्पियन गॉड को, माने कि बिच्छू देवता को, जो हमारे लॉर्ड शिवा होते हैं। तो यहाँ पर माना जाता है वैसे लॉर्ड शिवा की मैरिज हुई थी। तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा की मैरिज का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया यहाँ पर शिवरात्रि के दिन और होली के दिन तीर्थ यात्रा हुआ करती थी, जिसके कारण ये मंदिर मिला है। तो हम इस टेम्पल के बारे में देख लेते हैं। इस टेम्पल में तीन मेन सेंटर रूम्स हैं, चैम्बर्स हैं, जिसमें से मुख्य मंडल जहाँ पे मुख्य कार्यक्रम होते होंगे, तो मुख्य मंडल, अर्ध मंडप जहाँ पर आराधना हुआ करती होगी, अर्ध मंडप, महामंडप जहाँ पर ग्रेटर मतलब राजा और इन सब का काम होता होगा, तो वो महामंडप है। और देन गर्भ अंतराल या अंतरलिका भी कहते हैं इसको। ये एक पैसेज होता है जो गर्भगृह से पहले होता है, दरवाजा होता है जो गर्भगृह से पहले होता है। यहाँ पर सिर्फ मतलब एजुकेटेड लोग को जाना, मतलब या ब्राह्मण जिनको मंदिरों का ज्ञान हो उनको देने जाने का कहा जाता है। तो उसको अंतराल कहा जाता है। और गर्भगृह जहाँ पर मूर्ति स्थापना होती है। तो ये कंडेरिया महादेव का एक चैम्बर इंफॉर्मेशन है। हम इसका थोड़ा प्लानिंग देख लेते हैं। तो आप वैसे अगर अभी स्लाइड मैंने आगे नहीं करी है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर जो आप कल्चर देख रहे हैं, इस टेम्पल ने करीबन 646 कल्चर हैं। और 646 कल्चर हैं। और एक मिनट, जस्ट हाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक मिनट जस्ट चेक कर लेता हूँ।
तो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन मैंने आर्कियोलॉजी के एक वीडियो से ली है, इसलिए मैंने इसमें थैंक्स भी दिया हुआ है। तो आर्कियोलॉजी सर्वे का एक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ से लेके मैंने वैसे दिखाया हुआ है आपको, तो इसलिए आप मैथमेटिकल डायग्राम के हिसाब से देख पा रहे होंगे। यहाँ से 109 फीट, सॉरी 109 फीट लेंथ है और 60 फीट की यहाँ से विड्थ है। तो ये मुझे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं और चीज़ दिखा देता हूँ। ये पूरा जोड़ के प्लेटफॉर्म का एरिया जोड़ के, जो प्लेटफॉर्म आपका ग्रेनाइट का बना है, ऊपर का टेम्पल सैंडस्टोन का बना हुआ है। तो 35.5 मीटर का है ये पूरा एरिया, ऊपर की तरफ हाइट में, सॉरी लेंथ में। ओके, और विड्थ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम इसके प्लान पर आ जाते हैं। तो ये टेम्पल का प्लान है। आप अर्ध मंडप, बाकी मंडप और महामंडप, और फिर से एक अंतराल देख पा रहे हैं और गर्भगृह देख पा रहे हैं, और आसपास का जो एरिया है वो प्रदक्षिणा पथ है। तो दिस इज अ प्लान। आज का टॉपिक वैसे मैंने यहीं तक सीमित रखा है, तो लेकिन हम इससे कंक्लूजन पर चलते हैं वैसे, क्योंकि ये मेन टेम्पल्स हैं। ये कंदरिया महादेव के लिए ही लोग मेनली जाते हैं, तो हम बाकी टेम्पल्स भी देख लेते हैं वैसे। ये अगर आप देखिए, आपने से कई स्कल्पचर देखे होंगे, वहाँ पर न्यूड स्कल्पचर है और निवस्त्र स्कल्पचर है। लेकिन आप कभी आप खुजाओ जाइए या कभी खुजाओ सर्च मारिए, मैंने एक स्कल्पचर की इमेज डाली हुई है। ये मेरे ख्याल से निवस्त्र कल्चर या न्यूडिटी नहीं दिखाते हैं, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। ये वॉर को दर्शाते हैं जो इस टाइम में कंटिन्यूसली चल रही थी। यहाँ पर एक साइड में वैसे वॉर टेम्पल्स हैं, मतलब सॉरी टेम्पल की वॉर्स को भी दर्शाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेला स्कैनमिच, यहाँ पर 4 पुरुषार्थ की आकृति है। पामर, शादी और इन सब के बारे में, घड़ा बनाने से प्रतिक्रिया या काम व्यवस्था के मतलब काम एक्टिविटी से रिलेटेड सारी आकृति हैं। तो आप इन टेम्पल्स को भी, इन चीज़ों को भी नोटिस करिए। वैसे भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो ये स्कल्पचर का पार्ट है, तो ये मैं आपको वैसे कल हाईलाइट करूंगा। ये मैंने एक ब्रीफ भी लिया है, और हाथ में सील है और तलवार है, पीछे घोड़ा है, जिससे क्लियरली साबित होता है, हो जाता है ये वॉर टाइम का इमेज दे रहा है। आपने से कहीं मतलब लोगों ने खुजाओ के बारे में पढ़ा होगा, और ये चीज़ किसी ने बताई नहीं होगी या इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं होगी, तो मैं जस्ट आपको मेंशन कराऊं। तो हम देख लेते हैं एक चीज सिंपल में। तो थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, हम देखते हैं वैसे। तो हम आगे देखते हैं। ये शिखर के बारे में इंफॉर्मेशन है 1995 की, पर्सी ब्राउन की बनाई हुई डायग्राम्स है, जो जैन टेम्पल्स की और शिव टेम्पल्स की मैंने बताई हुई है। शिखर के बारे में इंफॉर्मेशन है, ब्रीफली डायग्राम है विदाउट स्केल। ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एवोल्यूशन है। हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उस पर कल फोकस करने वाले हैं। तो विष्णु टेम्पल का जस्ट हम प्लान देख लेते हैं। सॉरी, हाँ विष्णु टेम्पल, जो विष्णु टेम्पल था आज उसको लक्ष्मण टेम्पल कहते हैं। हाँ, तो लक्ष्मण टेम्पल है, सामने आप देख पा रहे हैं, इसका इमेज आ रहा है और इसका प्लान दिया हुआ है। दिस इज लक्ष्मण टेम्पल का, ये मेन चैम्बर्स हैं। मेन टेम्पल्स पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इमेज दिखा दी है, क्योंकि यहाँ पर मेनली शिवा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, वेस्टर्न एरिया।
और अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर विष्णु टेम्पल में मैंने आपको कल एक मकर तोरण दिखाया था, तो वो यहाँ पर अवेलेबल है लक्ष्मण टेम्पल में। तो मकर तोरण की इमेज यहाँ पर भी मिलती है। अगर मैं हाईलाइट करूँ, वैसे तो मैंने ये टेम्पल की इमेज दी भी नहीं है, तो ये मकर तोरण है। मैं इसको जस्ट बड़ा कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगी। ओके, एरर की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम जो जस्ट खोल दे। तो हम लक्ष्मण टेम्पल पर थे, एक थोड़ी सी एरर प्रॉब्लम आ गई थी। ये लक्ष्मण टेम्पल का प्लान है। मैंने इसकी एक बड़ी इमेज भी कर दी है, तो आप अगर देख पा रहे हैं, ये मकर तोरण है। तो मैंने आपको कल बताया भी था मकर तोरण के बारे में। तो ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि पुराने टेम्पल्स के बारे में, और एक चतुर्भुज टेम्पल है यहाँ पर विष्णु जी का। वैसे यहाँ पर खजुराहो के स्कल्पचर के बारे में हम कल बात करेंगे। अगर मैं बता दूँ, खजुराहो के स्कल्पचर के बारे में 5 भागों में हम इनको बांटते हैं। एक है एरोटिक कल्चर, जिसमें कि अप्सराओं के स्कल्पचर हैं। जो जितनी भी अप्सराएं हैं, अगर आपको आर्ट की दृष्टि से देखना है, तो सारी जांगाओं टेम्पल के जांगा वाले हिस्से पर हैं। तो और बाकी जो स्कल्पचर है, असेंबली को, गॉड की जो असेंबली होती है उसके बारे में है। देन म्यूजिक के बारे में है, और व्याल की इमेजेस है। तो ये 5 मेन है जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये सीलिंग और मंडल्स है। सीलिंग और मंडल्स का मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताया था, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये लक्ष्मण जगदम्बी टेम्पल है वहाँ का, पार्वती को समर्पित। तो हम कंक्लूजन पर आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था इसका एक एस्ट्रोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है, जिसके ऊपर हम कल और फोकस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या इम्पोर्टेंस है एस्ट्रोनॉमी का। ये टेम्पल जब टी.एस. बर्ट ने एनालाइज करे थे, उनने पाया कि ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही नहीं बने हुए। इंडियन उनकी वास्तुशास्त्र के हिसाब से, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया के वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही नहीं बने हुए।
उनका कहना था कि इंडिया में उनने जितने टेम्पल देखे वो पूरे ईस्ट से लोकेटेड है, और ये पूरे टेम्पल्स ईस्ट में नहीं लोकेटेड थे। तो मैं आपको अभी इनकी लोकेशन दिखाऊंगा जो अलेक्जेंडर कनिंघम में और जीपीएस के द्वारा बाद में नोट करी गई है। तो आप उस टेम्पल को देखिए, उसमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको एक पेपर भी बताया था, स्टेला स्कैरमिच और पीवी राणा सिंह मैम का एक पेपर है जो पूरी एनालाइज करी गई थी इंफॉर्मेशन को वास्तुशास्त्र के हिसाब से। नीचे मैंने आपकी लोकेशन दी हुई है, जीपीएस से ये पूरा एरिया लोकेटेड है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। सो दिस इज द ईस्ट एरिया साइड टेम्पल, पूरी तरह से ईस्ट नहीं है उनका कहना था ईस्ट वर्ड के हिसाब से। तो हम इसमें कॉस्मिक ऑर्डर देखते हैं क्या खासियत है इस टेम्पल में। ये टेम्पल में आप एक एस्ट्रोनॉमी देख रहे हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट। इन एस्ट्रोनॉमिक चार्ट के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग मंदिर के टाइम में, अलग अलग मंदिर की देवताओं में अलग अलग टाइम पर रोशनी आती है देवताओं पर सुबह के टाइम में। तो और मेनली जो वाटर सेंटर है, पानी का जो एरिया है वाटर टाइम, वो नहाने के लिए यूज करा जाता था। जब आपका मतलब बृहस्पति आ जाता था, अगर आपको कभी पता हो 12 साल लगते हैं अपने अर्थ के करीब आ जाता है, तो उस टाइम आप इलाहाबाद में वैसे कुंभ मेला आता है, तो वो इसी चीज का सिंबॉलिज्म है। तो यहाँ पर भी नहाया जाता था। अगर आपको पता हो तो कंदरिया महादेव या मतलब ये पूरा जो एरिया है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल एरिया में लगा हुआ है, क्योंकि आपका ये जो पूरा एरिया है ये मध्य प्रदेश के एरिया में है। तो मध्य प्रदेश में कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल एरिया थे, जैसे कि उदयगिरी है, उज्जैन है, जहाँ पर काल भैरव जी का नहीं टाइम का लॉर्ड शिवा का टेम्पल है जो टाइम को दर्शाता है। तो वहाँ से टाइम नापा जाता था इंडिया स्टैंडर्ड का। और भी भारत में उदयगिरी नाम के प्लेसेस हैं जो शो करता है कि सूरज कहाँ से उगता है, मतलब वहाँ से सूरज की रोशनी पर उदय होने पर बताया जाता है, ईस्ट डायरेक्शन पर है वो सिंबॉलिज्म मतलब। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, एस्ट्रोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इनका लोकेशन वाइज एज पर दी जीपीएस एंड होली और शिवरात्रि का मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया था। तो हम नोटिस कर लेते हैं। होली मैंने आपको बताया था इट इज फुल मून रिलेटेड, फुल मून से रिलेटेड है। अगर आज के कैलेंडर के हिसाब से कहें तो वो मार्च और अप्रैल के महीने में आती है, और शिवरात्रि लें तो फरवरी और मार्च के महीने में आती है। ऊपर के मैंने टाइम में ऊपर टाइम जोन दिया हुआ है 16 से 17 डेज, 17 डेज में शिवरात्रि का है। ओके, और होली का भी मैंने ऊपर दिया हुआ है। तो फुल मून के हिसाब से हम देखते हैं, और एक में न्यू मून के हिसाब से। अगर आप होली देखिए, वैष्णवाइट का, वैष्णविज्म में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। किसी को पता हो तो होलिका की स्टोरी इससे जुड़ी हुई है, जो इसमें मतलब हिरण्यकश्यप और इट इज नरसिम्हा अवतार की स्टोरी है। नरसिम्हा विष्णु जी का ही एक रूप है, और शिवरात्रि लॉर्ड शिवा और पार्वती का मैरिज का एक सिंबॉलिज्म है, मतलब इस दिन मानते हैं कि मैरिज हुई थी। तो हम नोटिस करते हैं एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से ये जो चार्ट बना है उसका जो जीपीएस लोकेशन है और अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट के हिसाब से पूरा बनाया गया है। तो लक्ष्मण का जो टेम्पल है, जब पहली सुबह होती है वहां पर विष्णु जी की मूर्ति चमकती है। उसमें लोकेशन वाइज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैंने मेंशन किया हुआ है। होली के महीने में वहां पर सूरज की रोशनी सूरज सबसे पहले लक्ष्मण टेम्पल पर पड़ती है। शिवरात्रि के महीने में जो शिव टेम्पल मैंने मार्क करे हुए हैं, और मतलब जो एज पर हिस्टोरियन ने मैप करे हुए हैं, मट्टांगेश्वर, कंदरिया, देवी जगदम्बा, पार्वती और पार्वती जी का टेम्पल है। फिर चित्रगुप्त सन का टेम्पल है। विश्वनाथ टेम्पल आपको लॉर्ड शिवा का ही टेम्पल है। मैंने आपको बताया था वड़ा टेम्पल को भी, वड़ा टेम्पल क्या, वो वड़ा मंडप है वैसे। ओके, और ये बाकी सारे टेम्पल होली के महीने या शिवरात्रि के महीने में सूरज की रोशनी पहले मूर्ति पर पड़ती है। ऊपर लिखा हुआ भी है, हाँ अर्जमुट करके लिखा हुआ है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिए हुए हैं। नीचे एज ए डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है
मैंने आपको वैसे अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैंने एक पेपर बताया आपको, पीवी राणा सिंह का पेपर है, स्टेला स्कैनमिच और अलेक्जेंडर कनिंघम की पूरी रिपोर्ट है, पहले पब्लिश नहीं हुई थी, अब पब्लिश हो चुकी है। सुभाष केक का भी मैं वर्णन कर चुका हूँ, एस्ट्रोनॉमिकल पूरी पेपर के बारे में है। तो कल हम उनके पेपर पर ध्यान देंगे, क्योंकि कल का मंदिर वैसे योगिनी टेम्पल से रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमी टेम्पल से, तो मैं इनके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो जस्ट हम उस टेम्पल को देख लेते हैं एक बार, और उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो ये टेम्पल्स की लोकेशन है जो फेस्टिवल के हिसाब से मैंने दी हुई है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कंक्लूजन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे एस्ट्रोनॉमिकल इम्पोर्टेंस जो हम कल देखेंगे, मैं वैसे आपको बता दूं, चौसठ योगिनी टेम्पल 8 into 8 इक्वल टू 8 into 8 इक्वल टू आई थिंक 64 ही होता है। तो मेरी मैथ्स की नॉलेज वैसे थोड़ी कम है, तो वैसे 64 होता है। तो इट इज तो यहाँ पर 8 डिविजन्स में मल्टीप्लाइज हैं, हिस्सों में बांटा गया है, तब जाके ये 64 बने हैं। और हर एक चौसठ योगिनी टेम्पल का प्लान एक जैसा ही है। तो आप देख पा रहे हैं, अगर जो आपने बटेश्वर का टेम्पल देखा है वो भी इसी तरह दिखता है, और ये चौसठ योगिनी टेम्पल भी है, ये भी इसी तरह दिखता है। तो मैं इसका अंदर से दिखा देता हूँ, प्लान है मेरे पास या इमेज अवेलेबल है। तो इस टेम्पल के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, लिटरेरी रेफरेंस क्या है और इसका क्या रिलेवेंस इंपॉर्टेंट है, और इसका एस्ट्रोनॉमी ने हमारे भारत में और कौन से टेम्पल थे उनके बारे में भी हमारे पास डिस्कशन करेंगे। एंशिएंट टाइम से विद दी मॉडर्न, मतलब खुजराहो के टाइम से, एंशिएंट टाइम से लेकर गुप्ता टाइम से लेकर और खुजराहो के टाइम तक। तो आज के बारे में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जस्ट मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे उस पर गलत हो जाएगा। अनम्यूट करो ना सबका। ओके, तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर, yes. मैंने एक जो स्लाइड थी वहां पे पढ़ा था कि कुछ जो अभी आप दिखा रहे थे उसमें कि जो प्लानिंग में उन्होंने 3 ट्रायंगल के फॉर्मेट में प्लान किया है, और जो जाके बन के एक पेंटागन होता है 5 साइड्स का, तो 3 Yes. and 5 शिवा के नंबर्स है फेवरेट, ऐसे वहां पे लिखा था, लेकिन हाँ हाँ, उसका कोई डायग्राम या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए वो कल की प्रेजेंटेशन का पार्ट है, तो मैंने वो उसको जस्ट हाइड कर रखा है। तो कल के बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वैसे मैं कई बार बता देता हूँ, तो आज मैं थोड़ा छुपाना चाहूंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके। हेलो सर, मेरा हेलो। एक प्रश्न है। हाँ, यस। यस सर। हेलो हाँ यस सर, मैं सुन पा रहा हूँ। सर। हाँ सर, आपने शुरू में हमें बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ओम से मिलती जुलती आकृति पाई गई है। सर, उसका कुछ रेफरेंस या कुछ इस तरह की चीज बता सकते हैं आप, जिसके जरिए हम उसको ओके देख ओके। सकें या वैसे उसके तो बारे मैं में पढ़ सकें? सर, वैसे ही जिज्ञासा बस आपसे पूछ। दिखाना चाहता था, लेकिन वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं। तो आप एक चीज सर्च मारिए इंटरनेट पर, अगर आप जानना चाहते हैं तो, ओमकार सील, OMKAR सील है वैसे, या ओम सील भी कहते हैं। तो आप सर्च मारना, आपको एविडेंस मिल जाएगा। तो अगर उस सील को 90 डिग्री पर जब घुमाते हैं तो ओमकार का एविडेंस मिलता है, या ओम का। वैसे मैं आपको कल की पावर पॉइंट में दिखा दूंगा, तो आप सब लोगों के पॉइंट क्लियर हो जाएंगे।
किसी का और कोई सवाल? मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, तो किसी का और कोई सवाल है? तो आज सर वो ग्रेनाइट स्टोन को कैसे काटते कल बताए थे आप, हम ठीक से समझ नहीं पाए थे, फिर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, मैं सर आपको बता देता हूँ थोड़ा सा मैं वाइट तरीके से बता देता हूँ। कभी कभी इंसान बड़े बड़े तरीके से आसान हो जाता समझना। तो हमें अर्लीस्ट टाइम से हड़प्पन टाइम से सैंडस्टोन के एविडेंस मिले हैं धोलावीरा में। तो हम क्या करते थे, मेटल से पहले पत्थर को निशान बना दिया करते थे कि ये हिस्सा काटना है, थोड़ा निशान बना दिया करते थे, खरोंच देते थे और फिर उन पर लकड़ी डाल दिया करते थे। लकड़ी के टुकड़े होते हैं बड़े बड़े, वो डाल दिया करते थे उन शेड में और इसमें पानी डालते रहते थे। तो जब वो लकड़ी एक्सपैंड होती थी पानी की वजह से फूल जाती थी, तो पत्थर टूट के निकल जाता था। फिर उसके बाद आप उसमें हथौड़ा छेनी मार के उसको स्कल्प्टेड या किसी भी मतलब ढाल में बदल देते थे, तो उस तरह से बनता था। ग्रेनाइट को भी करने का ऐसा ही तरीका है, लेकिन जब हम बसाल्ट स्टोन पर आते हैं जिसमें हम रॉक कट केव बनाते थे, तो उसमें हम गर्म पानी का यूज करते थे। तो ये एक मेन तरीका है। इसको बनाने कट मतलब स्टोन को टूटने में कई टाइम लग जाता था। 6 मंथ का वैसे लोगों ने टाइम दिया हुआ है वैसे तो, या 3 महीने लग जाते थे, लेकिन मतलब ये एक रफ टाइम है। तो मैं कह सकता हूँ मतलब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना टाइम लग जाता था और फिर ये आपका बनता था। तो ग्रेनाइट को पहले यहाँ पर पहले जो टेम्पल्स बने हैं वो ग्रेनाइट के इसलिए बने हैं क्योंकि यहाँ पर पहले ग्रेनाइट की क्वेरी मिली हुई थी, फिर लेटर ऑन सैंडस्टोन की क्वेरी मिल गई थी। हेलो हाँ, यस सर, मेरा क्वेश्चन है सर, जो ये कंदरिया महादेव मंदिर है सर, तो वो सर 2 पत्थरों से बना है, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन दोनों से? देखिए, जितने भी टेम्पल्स हैं यहाँ पर, उनका जो प्लेटफॉर्म एरिया है वो यस सर। ग्रेनाइट से बना हुआ है और जो ओके ऊपर का जो एरिया है वो सैंडस्टोन से बना हुआ है। और जो पुराने टेम्पल्स हैं यहाँ पर जैसे कि 64 योगिनी और लाल गुना महादेव टेम्पल, वो पूरे ग्रेनाइट से बने हुए हैं। ओके सर। और जितने लेटर ऑन टेम्पल है वो सैंडस्टोन से बने हुए हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, और किसी का कोई सवाल? सर हाँ, आपसे कुछ सवाल पूछी थी। ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन का को हो गया कि पोरोसिटी में बहुत अंतर होगा सर। हाँ, ग्रेनाइट लेकिन अगर ग्रेनाइट राजस्थान ग्रेनाइट का है देखिए एक्चुअली, ओके, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए पूरा अपना। मैम सर ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है और सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, और दोनों के रॉक के पोरोसिटी में बहुत और हार्डनेस में भी बहुत अंतर है। तो हम दोनों रॉक को मिलाकर कैसे पुट कर सकते हैं? अगर राजस्थान ग्रेनाइट का है तो फिर उसका वेदरिंग बाद देर से होगा क्योंकि उसमें पोरोसिटी कम है, लेकिन सैंडस्टोन से अगर बना टेम्पल है तो उसमें पोरोसिटी और फ्लेक्स लाइक चिप्पड़ लाइक जल्दी वेदरिंग होगा सर, एज अ कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। वैसे तो मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन इसलिए भी है क्योंकि मैंने ज्योग्राफी में बीए किया हुआ है, तो मैं बता दूं, ग्रेनाइट अच्छा। सबसे हार्डेस्ट स्टोन है यस और सर। सैंडस्टोन सेडिमेंट्री स्टोन है, वो आराम ही से टूट जाता है। तो भारत में वैसे मैंने आपको बता दिया टेक्निक। तो ग्रेनाइट स्टोन तोड़ना उस टाइम बड़ा आसान हो गया था आफ्टर दी 9th सेंचुरी एडी के बाद। तो ये वाटर टेक्निक के हिसाब से तोड़ते थे, जो मैंने आपको बताई अच्छा। है। मेटल का निशान कर दिया। तो अच्छा हमें भी कुछ साइट्स मिली है ग्रेनाइट टेम्पल से। वुडन का यूज जी, करते थे, तो बहुत टाइम लगता है तोड़ने में, इतना आसान काम नहीं है। वही तो सर, बहुत हार्ड रॉक है ग्रेनाइट हाँ, हार्डेस्ट रॉक है। बसाल्ट। तो ग्रेनाइट, फिर ग्रेनाइट का अधिष्ठान बनाया जाता था। तो उसका ऊपर का जो टेम्पल है वो सैंडस्टोन का है। तो टेम्पल जी। पहले ही डिजाइन होने लग गए थे यहाँ पर। तो ग्रेनाइट के अच्छा। बारे में ये पहले ही जानते थे कि कैसे काटना है।
क्योंकि इनको पहले केवल ग्रेनाइट की खान मिली इसीलिए थी। उन्होंने अधिष्ठान के लिए ग्रेनाइट को लिया और बाद में ऊपर के पोर्शन के लिए उन्होंने सैंडस्टोन को चुना। हाँ, और यहाँ पर जो पुराने टेम्पल है जो मैंने बताया लालगुना महादेव और 64 योगिनी, वो पूरे ही ग्रेनाइट के हैं, क्योंकि वो पहले उनको ग्रेनाइट की खान मिली हुई थी। और जो सैंडस्टोन की खान है वो पन्ना रीजन के पास है। एक यहाँ जो पर 64 योगिनी टेम्पल है, जैसे वो राउंड शेप में है और उसमें 64 स्कल्पचर्स भी छोटे छोटे हैं, तो वो ब्लैक सिस्ट है सर की ब्लैक बसाल्ट का स्कल्पचर्स है उसमें? देखिए वो ब्लैक स्कल्पचर है, बेसाल्ट का तो नहीं है यूज, मोस्टली उसमें ग्रेनाइट के स्कल्पचर्स है यहाँ पर। अच्छा या मतलब खुजराहो वाले कॉम्प्लेक्स में, बाकी जी सर। कॉम्प्लेक्स का तो मुझे नहीं पता। 64 योगिनी और भी जगह है टेम्पल, मैंने आपको बताया था। एक बटेश्वर की तरफ है, मिली घाट की तरफ, 30 सर किलोमीटर कंतेरिया महादेव में जो महादेव जी का स्कल्पचर है, जो शिवलिंग है। शिवलिंग है, वो किस पत्थर का बना हुआ है? उसका एकदम इसकी येलो तो बफ सैंडस्टोन जैसा दिखता है, अजीब पीलापन लिए हुए। तो मैं इतनी तो जानकारी नहीं है, तो मुझे बफ आ रहा है, तो पर्टिकुलरली अपने इंडिया में पॉलिश करके तो मतलब वो लाइट कलर का है, मतलब वो सैंडस्टोन का कलर बहुत डिफरेंट है महादेव जी का मंदिर ओके, मैं का। आपको सैंडस्टोन की खासियत बता देता हूँ। अपने इंडिया में सैंडस्टोन जो मध्य प्रदेश का एरिया है, वो पिंकिश या पर्पल सैंडस्टोन कहते हैं उसको, बफ अच्छा सैंडस्टोन भी कहा जाता है। मेरे हिसाब से वो जी सर। पिंकिश कलर है, लेकिन वो जब हाँ पिंकिश चलो ही पिंक सकता है, जब ज्यादा क्या पता डार्क, वो पंचामृत चढ़ाने से ऐसा हो गया हो वेदरिंग होते होते, जब वो पिंक ज्यादा डिपोजिशन डार्क, ऑफ मिल्क कार्ड ये सब हो गया हाँ, हो। पिंक जब ज्यादा डार्क हो जाता है तो उसको पर्पल सैंडस्टोन कहते हैं, तो लोगों ने उसको पर्पल सैंडस्टोन कहा हुआ है। तो वो अच्छा पर्पल सैंडस्टोन अधिकतर मध्य प्रदेश में मिलेगा? हाँ, ये भोपाल का रीजन और ये बुंदेलखंड के रीजन में पर्पल सैंडस्टोन अवेलेबल है। मैं आगे इसके बारे में डिस्कस भी करूंगा, तो जी सर। क्योंकि एक साइड भी है वैसे भोजपुर टेम्पल, तो उसमें इसका जी विवरण है, सर। तो मैं इसके बारे में डिस्कस भी करूंगा। भोजपुर टेम्पल धार वाला सर? हाँ, एक मध्य प्रदेश में भोपाल में सबसे बड़ी धार। शिवलिंग वहीं पर है। मैं मेंशन तो नहीं जी करना सर। चाह रहा, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया है। तो वो जी वाला सर। टेम्पल राजा भोज का बनाया हुआ है। थैंक यू सर, मुझे ये बात पता नहीं थी, पहली बार मैं आपसे ही पढ़ी सर। ओके, थैंक यू सर, बहुत अच्छा स्पीच रहा आपका। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? तो अभी आज का सेक्शन हम लगभग यहीं ख़त्म करते हैं। तो कल टेस्ट है, तो कल एक ब्रीफली हम टेस्ट लेते हैं छोटा सा, उसके लिए प्रिपेयर हैं, और कल के लिए वैसे बेस्ट ऑफ लक। तो हम आज की पीपीटी यहीं पर ख़त्म करते हैं। गुड नाइट टू एवरीवन। ओके।